जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले जो कि आपका दृष्टि आईएएस के जो 12वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आज का 20 होने वाला था। ध्यान रखिए कितना होने वाला था, टेस्ट नंबर आपका 20 होने वाला है। ध्यान रखिए, देखिए पार्ट 1 अब पार्ट 2 का थ्रू आपका होने वाला। आज आपका पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका फुल कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज से आपका 17 दिन एग्जाम में बचा हुआ है। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। हाँ, वीडियो थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा भैया या फिर 1.20 पर x पे देखिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से और बताइए। और उससे पहले भैया अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उपघटक सिक्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान में रखिएगा, बोलिए। देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उपघटक सिक्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, आप लोग को बताना। देखिए कथन 1 में क्या बोल रहा है, यह हाइड्रोजन उत्पादन प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। क्या कथन 1 आपका सही है, किसके बारे में, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उपघटक के बारे में, तो ये आपको बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। दूसरा में है, यह योजना औद्योगिक अंगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु हरित हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। ध्यान में रखिएगा। कथन भैया कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो आपका दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। ऑप्शन नहीं देखना भैया, ऑप्शन देखिएगा तो फिर गेम में ख़त्म हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में चर्चित मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। हाल ही में समाचारों में चर्चित मिशन दृष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 1 में आपका है, कथन 1 में यह भारत का पहला निजी उपग्रह मिशन है जिससे ऑप्टोसर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है जो ऑप्टिकल तथा रडार सेंसरों का एकीकरण करती है। ध्यान रखिए कथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने हेतु अभिकल्पित तथा इसे इसरो और पीएसएलवी रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है। क्योंकि कथन 2 आपका भी है बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने हेतु विकल्पित हैं किंतु इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित नहीं है। इसके स्थान पर गैलेक्सी आई ने इसे मिशन को स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपण करने हेतु साझेदारी की है। ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका बोल रहे कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 3 देखिए 3 नंबर प्रश्न आपका है, क्या करना है आपको, मिलान करना है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए सूची 1 और सूची 2 से आप लोग को मिलान करना है। ध्यान रखिए। देखिए एक में क्या चर्चा में स्थान और उद्देश्य हैं, बताइए। अब दीपिका किस देश से आपका है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा, क्या बोल रहा है, सुमिलित बोल रहा है क्या, हाँ बताइए कितने सुमिलित हैं, ये आप लोग को देखना है कि कितने सुमिलित हैं। देखिए 1 में आपका यूक्रेन बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में रफा सऊदी अरब क्या सुमिलित है, तो बी आपका बिल्कुल सुमिलित नहीं है। पोर्ट सूडान क्या सूडान ये सुमिलित है, तो ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए अस्टेपानाकाट अजरबैजान क्या आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा भैया आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर कहीं हमसे गलती होता है भैया तो आप प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के या दोस्त समझ के या भाई समझ के हम लोग प्लीज़ भैया माफ़ कर दीजिएगा। देखिए ये जो रफ़ा जो आपको सऊदी अरब में नहीं है तो ये आपका कहाँ है, तो रफ़ा जो है गाज़ा पट्टी का एक शहर है जो मिस्र की सीमा पर स्थित है। कहाँ है, मिस्र की सीमा पर। ध्यान रखिए यहाँ लिख देते हैं मिस्र की सीमा पर है। ध्यान रखिए मिस्र में है यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, तो देखिए 1 में यह आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंधों से संबंधित हैं। क्या कथन 1 आपका सही है, ध्यान रखिए कथन 1 आपको जो है बिल्कुल सही है।
कथन 2 में यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, क्या बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, अगर इसका सही हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करती है, ना कि महासभा के अंतर्गत। क्या बोल रहा है यहाँ, इसमें बोल रहा महासभा के अधीन कार्य करते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, यह समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के अधीन कार्य करती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए, कौन सा कथन सही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक में है G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन करते हैं। क्या कथन एक आपका सही है, तो बोलिएगा जी। कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में भारत G4 का सदस्य है, बिल्कुल आपका है। ब्राज़ील G4 का सदस्य नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, ब्राज़ील G4 का संस्थापक सदस्य हैं। क्या है, संस्थापक सदस्य हैं, ध्यान में रखिएगा। G4 देश के सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधारों का वकालत करते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। जो गलत रहेगा भैया उसका हम सही उत्तर बताएंगे, और ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत कम ही टाइम बचा है भैया, तो आप लोग लगन से लग जाइएगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। बताइए, इंडो पैकॉम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, इंडो पैकॉम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए भैया कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है। तो कथन एक में यह यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड को संदर्भित करता है, जो कि कथन एक आपको भी बिल्कुल आपका सही है। किसके बारे में, इंडो पैकॉम के संदर्भ में कथन एक आपको बिल्कुल सही है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य सैनिकों अभियानों के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि कथन 2 भी आपका क्या है, सही है। ध्यान रखिए, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इंडो पैकॉम के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेलनार क्वेश्चन नहीं आता भैया। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करता है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन आपका दोनों सही है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, तो कथन एक में आपका है क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जो कि कथन एक आपको बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है क्वाड एक सैन्य गठबंधन है, वो बिल्कुल आपका गलत है। इसका भी हम सही उत्तर बताएंगे भैया, ध्यान रखिएगा। क्वाड हिंद प्रशांत सहयोग पर केंद्रित हैं, जो कि 3 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो कथन 3 सही है, देखिए क्वाड और औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक सामरिक और कूटनीतिक समूह है, ध्यान रखिएगा भैया। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। हरित जलवायु कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित जलवायु कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन ए में इसकी स्थापना कानकून समझौते के तहत की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो यह UNFCCC के वित्तीय मंत्री के एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य करता है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भैया, हरित जलवायु कोष के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही था, आप लोग याद कर लीजिए। आप बोलिएगा कि इसका डिफिनेशन से दीजिए भैया, तो सही और गलत पूछ रहा है इसमें, तो इसमें डिफिनेशन हम आपका क्या दें, जो देखिए सही है उसका डिफिनेशन दे दिए हैं हम। वन लाइनर जैसे आता है तो उसका सोल्यूशन देने में थोड़ा मज़ा आता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कथन एक में आपका बोल रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह की धरोहर शामिल हो सकती है।
क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में त्यौहार और वाचिक परंपराएं शामिल हैं, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा है। क्या कथन 3 सही है? तो कथन 3 आपका भैया बिल्कुल गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका जेनेवा नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका फ्रांस है। कौन है? देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है, ना कि जेनेवा में, याद रखिएगा। देखिए, भारत में 40 से अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, याद रखिएगा इस चीज़ में। जैसे कोई उदाहरण पर ले लीजिए, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा और योग शामिल है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर 1 और 2 था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, इतना सरल तरीके से हम बता रहे भैया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो अंतरिक्ष यान मिशन संचालन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन निकायों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया है? बताइए, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किन निकायों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन में आयोजित किया गया था? तो किसको आयोजित किया गया, सम्मेलन में किया गया था? इसे बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। रखिएगा इसका कमेंट, माफ कीजिएगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, इसीलिए अब मैं नहीं कर रहा, क्योंकि चैट जीपीटी से पूछ रहा कुछ और बता रहा है, अरे आंसर में कुछ और लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो गलत बता देंगे भैया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा भैया गलत बता दिए। तो भारतीय महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? भारतीय महासागर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, भारतीय महासागर सम्मेलन 9वां संस्करण मॉरिशस में आयोजित किया गया। इसका आधिकारिक विषय था हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन। ध्यान रखिए, जो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में यह सम्मेलन एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसे आर्यभट्ट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय में सहयोग से आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। इसका अगर हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हालांकि इस सम्मेलन का आयोजन आर्यभट्ट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा न कि बल्कि इंडिया फाउंडेशन द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में एथलीटों की प्रतिभा की पहचान और चोट के जोखिम के आकलन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है? क्या किया है? स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, तो कौन शुरू किए हैं? तो ये आपका शुरू किए हैं, ध्यान रखिएगा, गुजरात शुरू किए हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक आनुवंशिकी को प्रशिक्षित प्रोटोकॉल से सम्मिलित करना और एथलीट जीनोम डेटाबेस का निर्माण करना है। ध्यान रखिएगा, यह स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम गुजरात राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो भारत की पहली ओपन क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में स्थित है? बताइए, किस नगर में आपका स्थित है? ध्यान रखिए, तो ये आपका जो है अमरावती में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा का शुभारंभ SRM विश्वविद्यालय अमरावती में किया गया है। ध्यान रखिएगा, अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी ढांचे के अंतर्गत संचालित यह परियोजना 2 भौतिक परीक्षाओं केंद्र मेगा टावर्स और SRM विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए, हाल ही में समाचारों में रहे पीटर मैगयार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में समाचारों में रहे कौन? पीटर
मैग्यार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। बताइए, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, कथन 1 में आपका है, ध्यान रखिएगा, कथन 1 में आपका फैंटा संविधान के अनुच्छेद 371 के 1 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इस विशेष स्वशासी प्राधिकरण मांग राज्य के 6 पूर्वी जिलों को शामिल करती है। इसका नेतृत्व ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के बारे में दोनों कथन आपका सही है, आप लोग याद कर सकते हैं भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो हिंद महासागर नौसेना संगठन के 9वें प्रमुख सम्मेलन के दौरान किस देश के महासागर नौसेना संगोष्ठी का अधिकार अध्यक्षता ग्रहण की है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनिएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। बताइए, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुख सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता, आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की थी? ध्यान, संगोष्ठी की, केवल संगोष्ठी की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो कौन सा देश आपका किए थे, ध्यान में रखिए। तो ये जो है सो आपका सब बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपका भारत किए थे, ध्यान में रखिएगा। कौन किए थे? भारत। देखिए, इसका सोल्यूशन सुनते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 9वें प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन 20 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में किया गया था, जिसमें 33 देशों की नौसेना की एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने प्रमुख भाग लिए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइए भैया, बढ़िया से हम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अगर अभी तक कहीं भी मिस्टेक हुआ है, अगर मिस्टेक होता भी है तो आप लोग प्लीज़ गलती से, मेरा जो गलती होता है कमेंट में बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 2-3 लोग आते हैं भैया, गाली गलौज करके कमेंट में चले जाते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है भैया। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में देखिए आपका है, CCUS बड़े औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही अलग करना शामिल है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में अधिकृत CO2 सीधे संसाधित तरीके से सीमेंट, सिंथेटिक ईंधन और विशेष पॉलीमर जैसे औद्योगिक पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। कथन 3 में देखिए आपका, वैश्विक कार्बन लेखांकन नियमों के तहत भूमिगत भूकंपीय जोखिम के कारण लवणीय जल भृतों में CO2 का गहन भूवैज्ञानिक भंडारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है, रखिए, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, थोड़ा आप लोग सोचते हैं ये थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, थोड़ा सा हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुई था। देखिए, वैश्विक कार्बन लेखांकन नियमों के तहत भूमिगत भूकंपीय जोखिम के कारण लवणीय जल भृतों में CO2 का गहन भूवैज्ञानिक भंडार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हर क्वेश्चन का हम सही आंसर बताएंगे भैया, जो गलत है उसका सही करेंगे हम। देखिए, क्षीण हो चुके तेल एवं गैस भंडारों अथवा गहरे लवणीय जल भृतों में गहन भूवैज्ञानिक पृथक्करण वैश्विक जलवायु ढांचे के अंतर्गत दीर्घकालिक भंडार की एक प्रमुख एवं मान्यता प्राप्त विधि है, न कि कोई प्रतिबंधित है। ध्यान में रखिए, कोई प्रतिबंधित आपका नहीं है। ध्यान से अगर फिर से एक बार आपको सोल्यूशन सुनना भी है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर 1 और 2 आपका हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 आपका कहाँ है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइए, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। ध्यान रखिए, सही उत्तर को आपको क्या करना है? चुनना। तो कथन 1 में, यह नीति आयोग द्वारा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संयुक्त
रूप से प्रारंभ की गई एक वार्षिक नैदानिक रिपोर्ट है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका अगर सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 का प्रकाशन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा किया गया है, जो डच कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विधि के सेंटर लीग पॉलिसी तथा TISS प्रयास का एक असहयोगात्मक प्रयास है। यह नीति आयोग अथवा केंद्रीय मंत्रालय की कोई आधारिक संयुक्त सूचकांक रिपोर्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत लंबा हो गया था। चलिए धूम देखिए, इसे मानव संसाधन, लैंगिक विविधता, कार्यभार, अवसंरचना तथा बजट के 5 विषयों के अंतर्गत 11 संकेतों का मूल्यांकन किया है, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन 2 आपका सही है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के बारे में कथन 2 आपका सही है, 1 आपका गलत था। तो इसका हम सोल्यूशन बताएं भैया, फिर से सुनना तो 2 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए, फिर से हम बोल देंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर भैया आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, एगो सब्सक्राइब से आप छोटा नहीं हो जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न बताइए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताना कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, यह एक जनरेटिव AI इंजन है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राचीन संस्कृति ताड़पत्र पांडुलिपियों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं करने हेतु प्रारंभ किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका गलत है। और 2 में देखिए क्या, यह प्रणाली का एक डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जो धूमिल हो चुकी लिपियों का 90% से अधिक सटीकता के साथ पुनर्निर्माण करने में सक्षम है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, कथन 2 आपका बिल्कुल सही है, 1 आपका गलत है। किसके बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण सुदर्शन के संदर्भ में कथन 2 आपका बिल्कुल सही था। ध्यान रखिए, तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, केवल 2 आपका सही था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान में रखिएगा। AI मॉडल अनुमान के संदर्भ में AI मॉडल हनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में है, यह एक बहुसंस्थागत परियोजना है जिनका उद्देश्य अनुकूलित ओपन सोर्स बहुआयामी इंडिकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एक समुच्चय विकसित एवं प्रक्षेपित करना है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो बोलिए जी भैया, कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नेतृत्व में तथा घरेलू प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग में गठित एक संयुक्त संघ द्वारा विकसित की जा रही है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में, यह प्लेटफॉर्म विशेष रूप से बैंकिंग अनुवादों पर केंद्रित है और स्वास्थ्य या शासन संबंधी इनपुट को संबंधित नहीं कर सकता है, जो कि कथन 2 अभी आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 आपको बिल्कुल गलत है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शांति अधिनियम 2025 का सही पूर्ण रूप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शांति अधिनियम 2025 का सही पूर्ण रूप है, तो कौन सा है, तो भारत का रूपांतरण के लिए नाभिक ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2025 में संसद ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के स्थान पर शांति अधिनियम, क्या बोल रहा है, शांति अधिनियम पारित किया है, जिससे भारत में पहली बार नाभिकीय षड्यंत्र संचालन और ईंधन प्रबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव हुई है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए, विश्व की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। तो ये आपका कौन है जो आपका अंतरिक्ष यात्रा आपका की है, तो ये आपका है, देखिए माइकेला
वेंथॉस है, ध्यान में रखिए कौन है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बढ़िया से कि जर्मनी की इंजीनियर माइकेला वेंथॉस अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के एक उपकरण कक्षीय मिशन पर उड़ान भरी है, जिसे टैक्सन में लॉन्च किया गया था। और इस मिशन को क्या कारमन रेखा पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर की ओर किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष की सीमा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइएगा, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन यानी कि COP30 वर्ष 2025 में ब्राज़ील के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन यानी कि COP30 वर्ष 2025 में ब्राज़ील के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका यह सो बेल्जियम में आयोजित किया था। ध्यान में रखिएगा, कहाँ किया गया था? तो आपका ब्राज़ील के बेल्जियम शहर में आपका आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। बताइएगा, देखिए 25 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए तारीख है और दिवस है, आपको मिलान करना है। बताइए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सबको पता है आपका। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये सब कैसे भूल सकते हैं भैया। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हम लोग जो हैं वो आपका मनाया जाता है किसान दिवस। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत समझ लीजिए कि बहुत गरीबी से हम लोग उठ के आ रहे हैं, बस एक सपोर्ट चाहिए भैया। क्योंकि जलवायु कार्रवाई पर्यावरण शासन में कार्यों के लिए क्या UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन में अपने कार्य के लिए UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीते हैं? ध्यान में रखिए, चलिए बताइए किसने जीते हैं। तो ये आपका सुप्रिया साहू जीते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप कैसे भूल सकते हैं भैया। सुप्रिया साहू जीते हैं। देखिए द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 के लिए तमिलनाडु सरकार ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू का चयन किया गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो ओमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में ओमान की मुंसदम प्रायद्वीपीय हॉर्मुज जलडमरू मध्य के किनारे स्थित हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बोलिए जी भैया, ओमान के संदर्भ में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर हैं, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बिल्कुल क्या आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए PM मोदी को इथियोपिया के ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया और कुवैत के ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, यानी कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। चलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए जो सोल्यूशन हम बता दिए भैया, दो का सोल्यूशन बताएं, आप लोग सुन लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो पीछे करके। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28वां प्रश्न देखिए, लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट पिनाक मिसाइल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? बताइए, लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट पिनाक मिसाइल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा यानी कि DRDO के द्वारा आपका विकसित किया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए पिनाक मिसाइल प्रणाली एक स्वदेशी रूप से विकसित मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसे सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विशेष रूप से इसके आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान के माध्यम से डिजाइन किया गया है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश से संबंधित हैं? तो आपका पुर्तगाल से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान महासचिव एंटोनियो
गुटेरस किस देश से संबंधित है? तो आपको पुर्तगाल से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, एंटियोनो गुटेरस पुर्तगाल के नागरिक हैं और यह वर्ष 2017 में से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्हें पहली बार 2016 में निर्वाचित किया गया था तथा वर्तमान में वे अपने दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल 2022 से 26 में हैं। याद रखिएगा भैया, पूरा सोल्यूशन बता दिए भैया, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ करा रहे हैं ताकि कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक भी नहीं होगा। अरे एक भी आंसर गलत नहीं है, सारा आंसर आपका सही है। अगर कोई आप लोग बोलिएगा भैया कि ये गलत है तो हम नहीं मानेंगे। मान के चलिएगा सोल्यूशन में ही गलत अगर निकल जाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। कथन 1 में आपका है, भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 2 में किसके बारे में? राष्ट्रीय विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के बारे में कथन 1 आपका सही, आप लोग याद कीजिए इसको। कथन 2 में यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की गई है, इसे वर्ल्ड इक्वालिटी लैब के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइए, फुलवारिया अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताइए, फुलवारिया अभिलेख का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो सबको पता है आपका प्रताप धवल देव के द्वारा आपका करवाया गया था। ध्यान में रखिए। देखिए, फुलवारिया अभिलेख बिहार के रोहतास क्षेत्र से प्राप्त एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख है। इसका अभिलेखन खरवार शासक प्रताप धवल देव द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए, बिहार में मंदार पहाड़ी यानी कि मंदार पर्वत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मतलब बिहार में मंदार पहाड़ी और मंदार पर्वत निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ध्यान रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है? देखिए, तो एक में आपका है, महाभारत में इनका उल्लेख समुद्र मंथन के दौरान मथनी के रूप में प्रयुक्त पर्वत के रूप में किया गया है। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान, क्या कथन 1 आपका सही है? चलिए आगे देखते हैं। तो सॉरी, एक सेकंड रुकिए, बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन हमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही मिल गया है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक उत्पादन, अरे एक सेकंड माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा सा देखिए लड़खड़ा जा रहे हैं। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्पादक जिला आपका नालंदा है, माफ़ कीजिएगा। इसका सही उत्तर आपका नालंदा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, नालंदा को बिहार के प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में सर्वाधिक उत्पादन जिला माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौन सा आता है? अत्यधिक नालंदा पटना वैशाली कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों यानी कि दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला में से हैं। बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों SC की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? दूसरी किस जिले में है? तो दूसरा आपका जो है सो पटना में है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियाँ की सर्वाधिक जनसंख्या गया जिले में है। गया जिले में, एक सेकंड भैया, देखिए आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी यानी पटना। पटना तो यहाँ बोल रहा है कि देखिए दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला में से है, तो आपको गया होगा। पहला तो आपका देखिए पटना है, तो गया। दूसरा आपका होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा इसमें स्टार लगा देते हैं। एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर थोड़ा सा हम ChatGPT से पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट भैया, इसका आंसर हमको नहीं मिला है क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे गांव में अभी है, गांव में नेटवर्क नहीं है, तो इसके उसके इसीलिए उसमें स्टार लगा दिए हैं कि इसका आंसर देखिए गया होगा, समझें। लेकिन ऑप्शन में पटना दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसका। देखिए, इसका क्वेश्चन सुनिएगा ना, ऑप्शन तो आपको मतलब कि सोल्यूशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या आपका गया में है। अरे भैया सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका पटना में होगा। ध्यान रखिएगा, बोल रहा है वहाँ पे क्या बोल रहा है,
अनुसूचित जातियों, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पटने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे बिहार के बूढ़ी गंडक नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है? सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सो आपका माना जाता है आपका मनास को माना जाता है। ध्यान रखिए, किसको माना जाता है? आपका मनास को माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे शहर में बूढ़ी गंडक नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी माना जाता है? तो आपका मनास को माना जाता है। देखिए, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से बंसभरपुर के निकट चौधरवा चौर से होता है। ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में बिहार में कितनी नगर पंचायतें हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। बहुत अगर लग रहा होगा कि आप लोग को नहीं पता होगा, बिहार में बताइए वर्तमान में बिहार में कितनी नगर पंचायतें हैं? तो ध्यान रखिए, ये आपका 157 पंचायतें हैं। ध्यान रखिए। देखिए, वर्ष 2026 तक बिहार में कुल 264 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनमें से 19 नगर निगम, 90 नगर परिषद, 157 नगर पंचायतें शामिल हैं। ध्यान रखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइएगा, ISFR 2023 के अनुसार बिहार में खुले वन क्षेत्र का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? बताइए, ISFR 2023 के अनुसार बिहार में खुले वन क्षेत्र का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? सर्वाधिक वन किस जिले में? तो रोहतास में। ध्यान रखिएगा। देखिए, हर क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देख रहे हैं भैया, तो इसका भी सोल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में खुले वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल कैमूर जिले में है। ध्यान रखिए भैया, कहाँ है आपका? कैमूर जिले में। बताइए क्या बोला? सर्वाधिक। सर्वाधिक जिला देखिए आपका कैमूर में है, और दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका किस जिले में? तो रोहतास में। ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया पहला स्थान। पहला स्थान हो गया आपका कैमूर में है, दूसरा आपका रोहतास में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का राजकीय फसल कौन सा है? आप बताइए। इस सब क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे तो आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइएगा कि इतना ईजी क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, तो अब क्या BPSC की तैयारी कीजिएगा भैया? देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, आम है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आम बिहार का राजकीय फल है। राज्य आम की अनेक किस्में की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, प्रश्न नंबर। देखिए, थोड़ा सा यहाँ जम्मू लिखा हुआ तो मन में थोड़ा खुशी हो जाता है, क्योंकि जम्मू से हम लोग बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइएगा, बिहार के राजनीतिक इतिहास में बाबूजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में बाबूजी के नाम से लोकप्रिय कौन थे? तो बाबूजी के नाम से आपको लोकप्रिय कौन नेता थे? तो ये आपका थे जगजीवन राम थे। ध्यान में रखिएगा, इनको प्यार से सब आपको बाबूजी नाम से लोकप्रिय भी थे। ध्यान रखिए। देखिए, बिहार के प्रमुख नेता जगजीवन राम बाबूजी के नाम से लोकप्रिय थे। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है। देखिए, अकबर के शासनकाल में किस शासक ने रोहतास की राजधानी बनाया है? बताइए, अकबर के शासनकाल में किस शासक ने रोहतास को राजधानी बनाया है? हुक्म राजा मानसिंह ने आपका जो है सो ध्यान रखिए रोहतास को आपका राजधानी बनाए हैं। ध्यान रखिएगा। बताइए 41वां प्रश्न, गिनी गुणनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिनी गुणनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को आप लोग को पहचानना है। ध्यान रखिए। तो कथन 1 में आपका गिनी गुणनांक आय या संपत्ति की असमानता का एक मापक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही। 2 में शून्य का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसके बारे में? गिनी गुणनांक के संदर्भ में। यहाँ ध्यान दीजिए, गिनी गुणनांक के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है भैया, आप लोग याद करते जाइएगा। बताइए, इतना डीप में पढ़ा रहे भैया, इतना बढ़िया से हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप बहुत लोग ऐसे आते हैं कि बोलते हैं कि भैया आप ऐसे वैसे पढ़ाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता भैया सब सुनने में। बताइए, निम्नलिखित आर्थिक योजनाओं तथा उनके प्रस्तावों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित हैं? बताइए, निम्नलिखित आर्थिक योजनाओं तथा उनके प्रस्तावों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए ये में बॉम्बे प्लांस, JRD टाटा और JD बिडल, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। अभी इसका हम सही उत्तर बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। पीपुल्स प्लान
M.N. रॉय, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण, ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। सर्वोदय योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये भी आपका सही सुमिलित है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन सा अरे यार, इसमें बोला कौन कौन से सुमिलित हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा फिर से करते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा गलती हो गई। यही गलती की वजह से अभी तो हम कमेंट में बात सुन जाते हैं। निम्नलिखित आर्थिक योजनाओं तथा उनके प्रस्तावों के युग्मों में से कौन सा युग्म आपका सुमिलित हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए बम्बई प्लान, JRD टाटा और GD बिडल, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित हैं। क्या है, बिल्कुल सही सुमिलित में पीपुल्स प्लान, M.N. रॉय, जो कि बिल्कुल आपका सही है। गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण, आपको बिल्कुल सही सुमिलित में है। सर्वोदय योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये भी आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, गांधीवादी योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। किसके बारे में, गांधीवादी योजना के बारे में। इसका तो सोल्यूशन में नहीं दिया हुआ है भैया। चलिए छोड़िए भैया, दोनों गलत है, तो इसका सोल्यूशन आपका देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, आप याद कर लीजिए। गलत को आपके क्या ही सुनिएगा, क्या ही गलत मतलब ये याद कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा, अगर सेट बना रहे होंगे तो कितना नंबर आ रहा है, क्लियर बताइएगा। बताइए, आत्मनिर्भर भारत ARISE कार्यक्रम मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। बताइए, आत्मनिर्भर भारत ARISE कार्यक्रम मुख्य रूप से बढ़ावा देता है। तो मुख्य रूप से आपका जो है सो स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्योगों के बीच अनुसंधान और नवाचार, आपका ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ANIC कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप और MSMEs के अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। बताइए, थोड़ा इधर अर्थशास्त्र आ गया भैया, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। इस सकल घरेलू उत्पाद GDP का और कल्याण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में, GDP और कल्याण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में GDP में वृद्धि आय का समान वितरण होता है, क्या कथन 1 आपका सही है। तो क्या कथन 1 आपका सही है, तो ध्यान रखिए कथन 1 जो है सो आपका क्या है, तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 2 में GDP में वृद्धि सतत विकास सुनिश्चित करती है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा सही है, नहीं 1 नहीं 2, इसका एक क्वेश्चन है छोड़ दीजिए भैया, वो भी सही नहीं है। तो 45वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन है। मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन से विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन है, राजकोषीय निधि का प्रशासन कौन कौन सा है। तो देखिए आपका है निगमों की कर दरों में कमी, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 का तो बिल्कुल सही है। सार्वजनिक अवसंरचना पूंजीगत व्यय में कमी, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। 3 में आपका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार, ये आपका बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क और आयात शुल्क में वृद्धि करना, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान रखिए भैया, हम कथन निष्कर्ष वाला कथन वाला आता है तो आप लोग क्वेश्चन पे जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन दिमाग से जाएगा ना तब फिर ऑप्शन से ध्यान नहीं चलेगा। देखिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन है, तो आपका नियमों के कर दरों में कमी आपका विस्तार राजकोषीय नीति का साधन है, बिल्कुल है। देखिए 3 में आपका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार, देखिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति का साधन ये भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन से अधिरोपण भारत के केवल प्रत्यक्ष कर श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। वर्गीकृत आपका किए जाते हैं, तो वर्गीकृत आपका जो है सो व्यक्तिगत आयकर में किए जाते हैं, निगम कर में किए जाते हैं, अथवा प्रतिभूत लेन देन में किए जाते हैं। ध्यान में रखिए एकीकृत वस्तुओं एवं सेवा में नहीं किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर।
देखिए अभिकथन एक है, कारण आ रहा है। अभिकथन एक में क्या बोल रहा है, विशेष करके आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई से आशय किसी विदेशी इकाई द्वारा किसी अन्य देश की उत्पादक परिसंपत्तियों में व्यावसायिक परिचालनों में किया गया निवेश है। क्या अभिकथन एक आपका सही है? तो क्या अभिकथन एक आपका सही है? तो अभिकथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या अभिकथन एक आपका बिल्कुल अभिकथन एक आपका भी गलत है। कारण आर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण में योगदान देता है, जो कि बिल्कुल कारण आर सही है। ध्यान रखिएगा, तो ए गलत है, आर आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 48। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ये सब क्वेश्चन बताने का मन नहीं करता भैया, इतना ईजी क्वेश्चन आ जाता है ना, ये सब क्वेश्चन बताएंगे तो फिर बताइए क्या रह जाएगा आपका। तो 1 जनवरी 1995 को मनाया जाता है विश्व व्यापार संगठन दिवस, ध्यान में रखिएगा। चलिए 49वां प्रश्न बताइएगा। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सूची 2 में आपका मुख्यालय है। क्या करना आप लोग को? मिलान करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक में आपका है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या मुख्यालय है, तो काठमांडू नेपाल हो जाएगा। काठमांडू नेपाल हो जाएगा। हमको लगा देश से ही पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपका नेपाल काठमांडू इनका जो है मुख्यालय है। इनमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 में। सार्क में इसको मतलब पूरा SARC सार्क हो गया। दक्षिण एशियाई यानी कि सार्क में आपका टोटल 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। बहुत ईजी है। बी में विश्व बैंक, तो विश्व बैंक का आपका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका जो वाशिंगटन DC USA में है। वाशिंगटन DC आपका USA में है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड है। एशियाई वैश्य विकास बैंक आपका मुख्यालय का मनीला आपका फिलीपींस है। बिना ऑप्शन देखे वो मिलान कीजिए हुए, तभी मजा आएगा करने में। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 3 में 3 4 3 4 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सही वर्णन करता है? तो नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सही वर्णन कौन करता है? तो इसका सही वर्णन जो है सो आपका यह ग्रामीण ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51। थोड़ा सा फास्ट में चलते हैं भैया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई। देखिए 10 बज गया, खाना भी अभी तक खाना भी नहीं बनाया है, अभी जाके खाना बनाना भी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मम्मी का तबीयत मेरा खराब है, तो खाना हम ही बनाएंगे आज। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? अतः निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? तो बस शामिल नहीं है, तो परिवार नियोजन जो है आपका बिल्कुल शामिल नहीं है, ये आपका शामिल नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ लिख देते हैं शामिल नहीं है, बाकी ये सब आपका शामिल है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन क्या था? कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन एक में है, देखिए वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया है, जो वर्ष 2025 और 26 से 4.4 के संशोधित अनुमान से कम है। क्या कथन एक आपका सही है? ध्यान रखिए, तो कथन एक आपको जो है भैया बिल्कुल सही है। किसके बारे में? केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में। ध्यान रखिए, 2 में आपका बजट में भारत के घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण के लिए बायोफार्मा शक्ति का योजना का प्रस्ताव किया गया है, जो कि कथन 2 भी आपका जो है बिल्कुल सही है भैया। ध्यान रखिएगा, ये देखिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है।
ये दोनों का आपका बिल्कुल ज़रूरी है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। थोड़ा सा फास्ट में निकलेगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। देखिए बताइए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये सब क्वेश्चन बताने लायक है भैया। बताइए, हाथी की गुफाओं की धमनियों में रक्तचाप मापने के लिए सामान्यतः कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, सिर्फ गमो मैनोमीटर, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ गैमो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामान्य नाम है और वैज्ञानिक नाम है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? ध्यान रखिए कौन सा सुमेलित। देखिए, मटर क्या पाइसस अस्टाइवम, बिल्कुल आपका सही, बिल्कुल ए सही, बिल्कुल ए आपका, क्या टिपा गया यार, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। बी में है मूंगा, मूंगा आपका क्या है, फेलोज ओरियस, क्या सुमेलित हैं? तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सोयाबीन शामर इरिटिनम, बिल्कुल आपका गलत है। अरहर क्या है, कनाजस कजान, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही नहीं है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बताइए। सोयाबीन, स्वामीन जो है इसका कौन से वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? तो स्वामीन का देखिए आपको जगह ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। कैसे लिख दें यहाँ पे? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, बताइए, ध्यान रखिएगा। तो सोयाबीन का तो कौन हो जाएगा? ग्लाइकिन मैक्स का वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। बताइए मटर का वैज्ञानिक का नाम का हो जाएगा? तो पाइसस साइटिवम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो बताइए किसको माना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को माना जाता है। बताइए, कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए, तो कथन 1 में लगभग सभी कीट भक्षी पौधों को कम आदर्श की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में है उदयनिकी मृदा कीट भक्षी पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो बिल्कुल आपका ये सही है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 आपका सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर कितना? तो 58 की ओर। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राशि है, ऐसा मात्रक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, आवृत्ति, हर्ट्ज, कोई गलत बोल ही नहीं सकता। दाब, पास्कल, कोई गलत बोल देगा धरती पर तो मान जाएंगे हम। पदार्थ की मात्रा, मोल, कुछ भी गलत नहीं है। शक्ति, जूल, बिल्कुल गलत है। बताइए शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हम तो नहीं बताएंगे भैया, बताना है तो आपको ही है। चलिए देखिए, शक्ति का ऐसा है मात्रक जो है सो आपका, देखिए वाट, शक्ति का ऐसा है मात्रक किसका है? वाट, शक्ति का ऐसा है मात्रक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा गैस अक्रिय गैस या विरल गैस का उदाहरण है? मतलब कौन सा अक्रिय गैस या विरल गैस का उदाहरण है? तो आपको नियॉन जो है सो अक्रिय गैस और विरल गैस का उदाहरण है। 60वां प्रश्न, फलीदार फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सबसे अधिक किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है? किस सूक्ष्मजीवी का सबसे अधिक जो है सो उपयोग किया जाता है? आपका राइजोबियम का आपका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, वन लाइनर को भी हम थोड़ा सा भी भाव नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से किसे समानता फॉलिंग गैप के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे समानता फॉलिंग गैप के रूप में जाना जाता है? तो आपका नाइट्रेट्स ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है? तो उपयोग
उपभोग विधि आपका जो है सो गणना करने वाले उपयोग वाली विधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है? बेहतर संकेतक माना जाता है आपका प्रति व्यक्ति आय को आपका माना जाता है, ध्यान रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्र खुशहाली का आधार है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है? राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है तो आपका सुशासन है, पर्यावरण संरक्षण है, उसके बाद संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन है। ध्यान रखिए, आर्थिक अवसर जो है सो ये आपका ध्यान रखिए खुशहाली का आधार आपका नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइएगा, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बढ़िया क्वेश्चन आया आज, उस टाइम से बढ़िया क्वेश्चन एकदम यही है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। आप लोग क्वेश्चन भैया पढ़िएगा ना कथन, तो आप लोग को पता खुद चल जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। बताइए कितना गलत बोल रहा है इसमें। देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी 645 उत्तरी अक्षांश तक है और उत्तर से 37.6 उत्तर तक विस्तृत है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना? लगभग 30 डिग्री। यहाँ इसको 3 कर दीजिएगा, कितना? 30 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। दोनों में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्यम रेखा के रूप में चुना गया है, जो कि बिल्कुल आपका क्या बताइए, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, किसके बारे में? अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में, यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में पेरू तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है, बिल्कुल सही है। 2 में, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है, जो कि ये भी आपके बिल्कुल सही है। जनरल कि एल नीनो के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। बताइए, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है? बताइए, विश्व पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी, या बताइए इसका आंसर हम बताएंगे भैया, तो आप लोग बोलिएगा कि बताइए इस सब का आंसर का बताना चाहिए भैया, तो आपका ज्वालामुखी कुंड का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। बताइए, सीसी कल्डर के अनुसार निम्नलिखित में से कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? बताइए, सीसी कल्डर के अनुसार भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने वनस्पति क्षेत्र हैं? तो आपका 8 हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे छोटी सीमा साझा करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सबसे छोटी आपका अफगानिस्तान करते हैं, ध्यान रखिए, मात्र 106 किलोमीटर, शायद कितना करते हैं? 106 किलोमीटर। बताइए, सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो बांग्लादेश करते हैं, कितना? 496 किलोमीटर करते हैं। चीन कौन करते हैं? कितना करते हैं? भारत के साथ सीमा साझा कितने करते हैं? 3488 करता है। पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, उसके बाद म्यांमार 1643, उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर, लास्ट में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 70 नंबर प्रश्न बताइएगा, पश्चिमी घाट के उद्गमित होने वाली नदियाँ का उदाहरण है? पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियाँ का उदाहरण है, तो नदियों का उदाहरण आपका क्या है? तो नदियों का उदाहरण आपका समांतरण अपवाह प्रणाली का है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया है। देखिए, यह समांतरण लंबी भू आकृतियों वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जहां सतह पर एक स्पष्ट ढाल होती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। सूची 1 और सूची 2 में आपको क्या करना है? मिलान करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए, रेनिटिडीन ये आपको मिलान कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? तो आपका हो जाएगा एल्नाजेसिक। उसके बाद आपका इन्फ्रोनाइजिड आपका हो जाएगा एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद सी में आपका है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपका हो जाएगा, अरे भैया एक सेकंड रुकिए, सी हो जाएगा आपका 1 में, सी हो जाएगा आपका 1 में हो जाएगा।
एंटासिड, उसके बाद आपका कैसे कैसे मिला ये, रुक जाइए फिर से थोड़ा कर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक हमसे हो गया है तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। चलिए मिलान करते हैं इसका। तो देखिए रेनिटिडीन, इनका मिलान करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, इनका मिलान हो जाएगा आपका एंटासिड में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एप्रोनाइजिड, यहाँ पे इनका मिलान करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 में हो जाएगा, 4 में क्या है एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद है आपका एस्पिरिन, एस्पिरिन आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एनाजेसिक अथवा पेपिसिलिन का आपका जो है एंटीबायोटिक, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका मिलान कर लीजिएगा भी आप लोग। चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है। इसका को क्वेश्चन का आंसर क्या बताएंगे भैया बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए O- हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा और याद कर दीजिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन देखेंगे, थोड़ा सा सोल्यूशन से समझ में आ जाएगा। देखिए सार्वभौमिक दावा वे होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, ध्यान में रखिए। ओ नेगेटिव रक्त का इस्तेमाल किसी भी ब्लड ग्रुप के लिए किया जा सकता है, ध्यान में रखिए ओ नेगेटिव के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। बताइए पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। बताइए पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। कवक के कारण आपका कौन सा रोग होता है। कवक के कारण आपका गेहूं का किट्स रोग होता है, ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। 74वां प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मनुष्य में तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। क्या होती है, प्रतिलिपि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम मनुष्य में तब होती है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। अतिरिक्त प्रतिलिपि आपको कौन सी होती है, तो डाउन सिंड्रोम होती है, ध्यान में रखिए कौन होती है, डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम एक अनुवंशिकी स्थिति है जहाँ लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। अधिकांश लोगों में के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 युग्म गुणसूत्र कुल 46 गुणसूत्र के लिए होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 75 और आज का आखिरी प्रश्न होगा भैया। और कैसा वीडियो आप लोग को लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ भैया आज बढ़िया पढ़ाया है या खराब पढ़ाया है। अगर खराब भी पढ़ाएं तो आप लोग हम लोग को बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ध्यान रखिए। तो देखिए ऑप्शन ए में है डीएनए और से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया। देखिए ऑप्शन ए देखिए भैया आपका सही निकल गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जीन अभिव्यक्ति के प्रथम चरण में संदर्भित करता है जहां डीएनए कूट से आकार आरएनए पॉलीमर बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया है समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो थैंक यू, हम सो मच बोलेंगे। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड लव यू भाई एवं बहनों, BHAIBAHNO।